Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी एक मैन मेड डिज़ास्टर था जिसमें से हज़ारों की तादाद में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो डिज़ास्टर था इसमें क्या होता है और किस तरह से लोगों की जानें चली जाती हैं। तो वक्त होता है जब 2 दिसंबर 1984 होता है और रात के 12 बजे 12:30 बजे एक पॉइजनियस गैस लीक होता है। इस पॉइजनियस गैस का नाम होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड मीथे। और उसके बाद ये जो पॉइजनियस गैस था ये आहिस्ता आहिस्ता जो रेसिडेंशियल एरियाज़ थे वहाँ फैल जाता है, जिसके ज़रिए से लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स महसूस हो रही एंड फाइनली लोग सही तरह से सांस नहीं ले पाते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बचे थे वो सही तरह से सांस नहीं ले पाते थे। तो ये जो डिज़ास्टर था ये मैन मेड डिज़ास्टर था और जो उस डिज़ास्टर के ज़रिए बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोगों की जो जानें थी वो चली गई। यहाँ पर हमने पहले ये समझना है कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था ये थी क्या। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, द भोपाल गैस ट्रेजेडी commonly referred to as a Bhopal disaster was a gas leak incident in India considered one of the world's worst industrial catastrophes। तो कहा जाता है कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये एक वो डिज़ास्टर था जो एक पॉइजनियस गैस के रिलीज होने से हुआ, जो एक पॉइजनियस गैस के लीक होने से हुआ है। और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल डिजास्टर ये माना जाता है। ये कब हो जाता है? इट occurred इन द नाइट ऑफ 2 and 3 दिसंबर 1984। एक यूनियन कॉर्बेट जो यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में मध्य प्रदेश में लोकेटेड थी। तो ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में बनाया गया था। तो ये जो लीक गैस हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से गैस रिलीज हुआ था और बाकी केमिकल्स इसमें थे, जिसके ज़रिए से जो लोग होते थे उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और हज़ारों की तादाद में लोग वो थे जिनकी इस दिन डेथ हो जाती है। अब हम इस भोपाल गैस ट्रेजेडी को मैन मेड डिजास्टर क्यों कहते हैं अब हम ये समझ रहे हैं। मोस्टली कहा जाता था कि ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये एक ट्रेजेडी है, ये एक इंसिडेंट था, ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन यहाँ पर हम ये समझेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज नॉट एन एक्सीडेंट। क्यों ये एक्सीडेंट क्यों नहीं था? क्योंकि जो ये यूसी कॉर्बेट ये एक फैक्ट्री थी, ये एक प्लांट थी, यूएस बेस्ड प्लांट था। इट हैड डिलिबरेटली इग्नोर्ड द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स। कोई भी प्लांट सेटअप करने से पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पेस्टिसाइड प्लांट था, ये जो केमिकल प्लांट था, सेटअप करने से पहले सेफ्टी मेजर्स को अपनाना ज़रूरी होता था। लेकिन ये जो यूसी कॉर्बेट फैक्ट्री थी वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स को सही तरह से फॉलो नहीं किया गया था। क्वालिटेटिव इक्विपमेंट्स नहीं लगाए गए थे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगाए गए थे। इवन कहा जाता है कि जब ये डिज़ास्टर हुआ था, जब ये गैस लीक हुआ था मिडनाइट को, उससे पहले भी गैस लीकेज के इंसिडेंट्स वहाँ पर देखे गए थे। लेकिन ये जो पर्सनस अब दिस यूसी कॉर्बेट थे उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया कि फ्यूचर में कोई गैस लीक ना हो और ये डिज़ास्टर की शक्ल में क्रिएट ना हो। इसलिए उन्होंने डिलिबरेटली जो सेफ्टी मेजर्स थे उनको यहाँ पर इग्नोर किया था। उसके बाद डिस्पाइट ऑल दिस इट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब जबकि डिज़ास्टर हुआ भी था, अब जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद वो थी जिनकी डेथ हुई थी, उसके बाद ये जो यूनियन कॉर्बेट फैक्ट्री थी इन्होंने इस डिजास्टर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इन्होंने नहीं ली थी। तो फाइनली इन पर जुर्माना किया जाता है। $3 बिलियन का कंपनसेशन इनसे डिमांड की जाती है। इनके खिलाफ केस किया गया 1985 में। लेकिन फाइनली जो लोगों को कंपनसेशन मिल पाता है वो $470 मिलियन ही मिल पाता है 1989 में। इसका रीज़न ये था क्योंकि हमारे पास जो सेफ्टी मेजर्स के लॉज थे वो सही तरह से बनाए गए नहीं थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने पहले भी पढ़ा था कि लॉ बनाने से ही काम नहीं होता था, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी, इन्फोर्समेंट होनी चाहिए थी। वो इन्फोर्समेंट, वो इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस वक्त सही तरह से लॉज के इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी।
तो अब यहाँ पर हमने पढ़ना है कि व्हाट इज ए वर्कर्स वर्थ। वर्कर्स वर्थ मतलब को वर्कर्स वर्थ का मतलब ये हुआ कि जो वर्कर है इससे हमने काम ही नहीं लेना है। वर्कर इज एन एसेट फॉर एनी पर्सन, फॉर एनी एम्प्लॉयर। वर्कर एक एसेट है, हमने इसको एक एसेट की तरह ही ट्रीट करना है। लेकिन अगर हम वर्कर से सिर्फ काम ही लेंगे और वर्कर की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं सोचेंगे तो उसके जरिए जो एक वर्कर की जो हेल्थ है, एक वर्कर की जो लाइफ है वो कांस्टेंट थ्रेट में हो जाती है। तो यहाँ हमने समझना है कि डिजास्टर हैपेंड इन भोपाल, डिजास्टर भोपाल में होता है, लेकिन व्हाई डिड एन अमेरिकन कंपनी सेट ए प्लांट इन इंडिया। ये जो यूएस बेस्ड कंपनी थी इसने इंडिया में आकर प्लांट सेटअप क्यों किया गया था। डिजास्टर जो होता है ये भोपाल में ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन ये जो कंपनी थी ये यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो ये यूएसए से इंडिया में इन्होंने प्लांट सेटअप क्यों किया था। तो अब यहाँ पर हमने समझना है कि रीजन्स वाई यूएस बेस्ड कंपनी सेट अप ए प्लांट इन इंडिया। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि जो यूएस बेस्ड कंपनी थी इन्होंने अपना प्लांट इंडिया में सेट अप क्यों किया था, और इसके जिस तरह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स या अपने यूनिट सेट अप करते हैं, इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। इसी तरह से जो यूनियन कॉर्बेट ये वाली फैक्ट्री थी इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ पर क्यों लगाया था, इसके भी डिफरेंट रीजन्स हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री और यहाँ पर है अवेलेबल ऑफ चीप लेबर। कम कीमत पर या कम वेजेस पर यहाँ पर लोग काम करने के लिए तैयार हैं एज कम्पेयर टू यूएसए। वहाँ पर वर्कर्स को सही तरह से वेजेस देने पड़ते थे। एज हमारी जो करेंसी का जो वैल्यू है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू दिस यूएसए की जो करेंसी का वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर है लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स और यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट, एग्जांपल ऑफ यूनियन कॉर्बेट। तो यहाँ पर हमने समझना है कि और बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए से कंपनीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंडिया में अपना यूनिट सेटअप करके पैसे बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो क्या काम करते हैं कि जो सेफ्टी मेजर्स के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, जो सेफ्टी मेजर्स के लिए हमें पैसा दरकार होता है, उन सेफ्टी मेजर्स को इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस वक्त इंप्लीमेंट नहीं किया जाता था जिसके जरिए से पैसे बचाए जाते थे। लेकिन इसके बरक्स में अगर ऐसा ही एक इंडस्ट्रियल यूनिट यूएसए में वहां पर सेटअप किया जाए, उनको तब तक वहां पर परमिशन मिल ही नहीं सकती थी जब तक वो पहले सेफ्टी मेजर सही तरह से इंप्लीमेंट कर पाए। तो इसके जरिए से इंडिया में सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट ना करने से जो यूनियन कॉर्बेट फैक्ट्री थी इन्होंने पैसे बचाए थे। Between 1980 and 1984, the work crew for Union Carbide plant was cut half from 12 to 6 workers। मीन्स कहा जाता है कि 1980 से लेकर 1984 तक जो पहले सिटरंगत रखी गई थी क्रू वर्कर्स की, केयर टेकर्स थे इस कंपनी के, उनको पहले वो 12 रखे गए थे ओरिजिनली, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम उनकी जो सिटरंगत थी वो कम की गई, वो सिर्फ 6 की गई, वो सिर्फ 6 की गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ द कंपनी देखा जाता है। Period of safety training for workers was brought down from 6 months to 15 days। इससे पहले जब भी वर्कर को हायर किया जाता था शेड्यूल ये था कि उनको हमने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देनी होती थी, तभी उनको एज एन एम्प्लॉय ट्रीट किया जा सकता था। लेकिन ये जो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी इसको ख़त्म करके सिर्फ 15 डेज़ की ही ट्रेनिंग दी जाती थी और ये समझा जाता था कि 15 डेज़ को ट्रेनिंग देने से हमारे पैसे बच सकते थे। तो इसका मतलब हुआ कि जल्दी से सही तरह से इंफॉर्मेशन, सही तरह से ट्रेनिंग नहीं जाती थी, वह नहीं दी जाती थी, सही तरह से ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी वर्कर्स को, और जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि वर्कर्स के पास एडुकेट इंफॉर्मेशन नहीं रहती थी। अगरचे होनी चाहिए थी, वर्कर्स को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वर्कर्स को सिर्फ 15 डेज की ट्रेनिंग दी जाती थी। द पोस्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट फॉर द प्लांट वाज एबॉलिश्ड। कोई नाइट शिफ्ट का जो पोस्ट होता है उसको नाइट शिफ्ट पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट शिफ्ट का जो पोस्ट था इसको एबॉलिश किया गया। इसका मतलब ये था कि वहां पर यूनियन कॉर्बेट ने कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं अपनाया था, कोई भी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, कोई भी सायरन सिस्टम, कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम, कोई भी सेफ्टी मेजर यहां पर नहीं अपनाया। इवन जो मैनुअल सेफ्टी मेजर्स थे उनको भी यहां पर नहीं अपनाया गया था।
इसके बरअक्स अगर हम समझेंगे कि ये जो यूनियन कार्बाइड थी ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, इनका एक प्लांट था वेस्ट वर्जीनिया में यूएसए में, और इनका जो दूसरा प्लांट यहाँ पर सेटअप किया गया था इंडिया में भोपाल में। तो अब हम डिफरेंस देखेंगे कि सेफ्टी मेजर्स को लेकर किस तरह से सीरियस था यूएसए और किस तरह से नॉन सीरियस इंडिया में बरती जा रही थी। तो हाई डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूएसए's सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट्स इन यूएसए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी। जिस तरह से जो यूसी कॉर्बेट जो प्लांट, जो यूसी कॉर्बेट जो फैक्ट्री थी, जो इंडस्ट्री यूनिट था, अगर ये भोपाल में इसने अपना सेटअप भोपाल में इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप किया था और यूएसए में भी अपना इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप किया था, लेकिन यूएसए में क्या था, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड द मॉनिटरिंग सिस्टम वाज इन प्लेस। यूएसए में क्या था, कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था, कोई भी अनटवर्ड जब भी होता था तो हमें पता चलता था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पर क्या था, मॉनिटरिंग सिस्टम वाज इन प्लेस, कि कोई भी अनटवर्ड ना हो, इसके लिए कंटिन्यूसली हमारे पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम था जो कंटिन्यूसली सिस्टम को मॉनिटर करता रहता था। इसके बरअक्स इंडिया में क्या था, वायर एज द यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड अपॉन मैनुअल यूज एंड ह्यूमन्स टू डिटेक्ट गैस लीकेज। इंडिया में एक मैनुअल सिस्टम रखा गया था और ह्यूमन डिटेक्ट ऑफ गैस लीकेज था। इसका मतलब ये था कि जब एक इंसान डिटेक्ट कर पाता है था कि गैस लीकेज हुआ, तो यही कुछ हमारे पास यहाँ पर तरीका था गैस लीकेज को डिटेक्ट करने का। इसका मतलब था कि हमारे पास कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं था। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वायर इन प्लेस बट नथिंग सच एग्जिस्ट इन भोपाल। अगर हमें वेस्ट वर्जीनिया जहाँ पर एक जहाँ पर ये यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट था, वहाँ पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन था। जब भी कोई इमरजेंसी पड़ती तो उसके बाद इमरजेंसी इवैक्यूएशन बनाई गई थे, इवैक्यूएशन बनाई गई थी, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ यहाँ पर भोपाल में एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि why are there such sharp differences in safety standards across countries even after disaster happened? Why was compensation amount so low? कि इंडिया में या बाकी कंट्रीज में, एक्सेप्ट यूएसए, बाकी कंट्रीज में या डिफरेंट कंट्रीज में ये जो सेफ्टी मेजर्स रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, इनमें डिफरेंस क्यों देखने को मिली है? और अगरचे ये जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, अगर इनको बहुत ज़्यादा कंपनसेशन देने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने अपना कंपनसेशन अमाउंट कम क्यों किया? रीजन्स फॉर सच शार्प डिफरेंसेस आर, रीजन्स, इसके बहुत सारे रीजन्स थे। इसके बहुत सारे रीजन्स क्या थे? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट सभी अपनी पॉपुलेशन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिसके ज़रिए से हमारे पास वर्कर्स बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल रहते हैं काम करने के लिए। और सिंस देयर इज़ सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर मेनी वर्कर्स हु आर willing to work in unsafe conditions in return of wages। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो बहुत सारे वर्कर्स वो हैं जो किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको रिटर्न में क्या सिर्फ क्या चाहिए, वेजेस चाहिए। इसका मतलब है वर्कर्स भी यहाँ पर सीरियस नहीं है। ड्यू टू दिस देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइंस एंड फैक्ट्रीज ड्यू टू इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो यही रीज़न है कि जो एम्प्लॉयर है वो इस यहाँ पर जो लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों की सीरियसनेस है टुवर्ड्स टू वर्क, उसका गलत फ़ायदा उठाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या माइंस पर या डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में या डिफरेंट केमिकल फैक्ट्रीज़ में, जिसके ज़रिए से लोगों की जानें चली जाती हैं। कि इसका रीज़न क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है उसका इर्रेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड यहाँ पर होता है, वो अपने कॉस्ट्स कम करता है सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट ना करने से। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस। तो जो वर्कर की जो कंडीशन है, वर्कर की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वर्कर की जो सीरियसनेस है टुवर्ड्स द वर्क, वर्कर की जो ख्वाहिश है कि मुझे काम मिलना चाहिए था, कहीं पर भी काम मिलना चाहिए, इसका जो फ़ायदा है ये जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं, जिसका रीज़न ये निकलता है कि यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे वर्क प्लेसेस पर, इनको इग्नोर किया जाता है और एक वर्कर की जो लाइफ है वो कॉन्स्टेंट थ्रेट में रखी जाती है। तो इससे हमने ये समझा कि लॉ को बनाना ही काफ़ी नहीं है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए।
और उसके बाद जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी उस वक्त इंडिया में सही तरह से सेफ्टी मेजर्स नहीं उठाए जाते थे और सेफ्टी लाज नहीं बनाई गई थी। उसके बाद सही तरह से सेफ्टी लाज बनाई गई और यहाँ पर अगर लोगों को सही तरह से कंपनसेशन नहीं दिया गया, इसका रीज़न भी यही था कि हमारे पास सही तरह से लाज बनाई गई नहीं थी। जो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुआ था, जो यूनियन कार्बाइड ये जो फैक्ट्री थी, इनको अकाउंटेबल बनाते, इनको रेस्पॉन्सिबल बनाते फ्रॉम द सेम। तो फाइनली यहाँ पर किसी हद तक हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि सही तरह से इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, सही तरह से जो सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को, सही तरह से सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो भोपाल गैस है ये एक डिजास्टर की शक्ल में लोगों के सामने वहाँ पर लोगों के सामने क्रिएट हो जाता है, जिसके जरिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनकी जानें चली जाते हैं। यही होता है कि जब सही तरह से हमारे पास लाज ना हो और उसके जरिए सोशल जस्ट इंश्योर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये अब हमने समझा कि जो लॉ है वो बनना चाहिए और लॉ बनने के साथ साथ जो लॉ है इसकी इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, लॉ की इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए, तब ही सोशल जस्ट यहाँ पर इंश्योर हो सकता है। कि वर्कर जो है, वर्कर्स की वर्थ क्या है, वर्कर एक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर के लिए एक एसेट है, क्योंकि वर्कर के ज़रिए ही वर्क होता है, कंपनी में वर्क ही होता है एक फैक्ट्री में, और तब एक एम्प्लॉयर गेन कर पाता है। और वर्कर का जो वर्थ है उसके बाद बहुत सारे लॉज पास किए जाते हैं जिसके ज़रिए से जो वर्कर्स की जो वर्थ है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और वर्कर्स की जो लाइफ है इसको रिकॉग्नाइज करके प्रोटेक्शन दी जाती है। और फाइनली बहुत सारे वो कदम उठाए जाते हैं कि दोबारा जो ये भोपाल गैस ट्रेजिडी जैसा जो हादसा है ये दोबारा रिपीट ना हो। तो ये कुछ हमने समझा आज के इस वीडियो लेक्चर में। दूसरी वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।